हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो सब? एकदम बढ़िया। तो मैं चिंतन देसाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारी फिजिक्स चैनल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3.12 अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आपको प्लॉट करने को बोला है कुछ, और वो प्लॉट हमने यहाँ पे ऑलरेडी कर दिया है, लेकिन उसको समझेंगे कि कैसे हमने ये प्लॉट किया है। ठीक है, आज ये क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम इसी में चला जाएगा, यही क्वेश्चन में मैक्सिमम टाइम जाएगा। उसको ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझते जाएगा, और उसके साथ एनालिसिस भी हम देखते जाएंगे, तो वो भी करते जाइएगा। ठीक है, चलिए। तो क्या बोला है देखो, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 90 मीटर ऑन ए फ्लोर। एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेज 1/10 ऑफ इट्स वेलोसिटी, या फिर स्पीड बोल दो। ठीक है, प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ऑफ इट्स मोशन बिटवीन 0 to 12 सेकंड। 0 से लेके 12 सेकंड के बीच में उसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट क्या बनेगा, वो आपको यहां पे पता लगाना है। ठीक है, अभी कैसी सिचुएशन दी गई है जरा ध्यान से समझो। एक बॉल को 90 मीटर हाइट से ड्रॉप करवाया जा रहा है। ठीक है, किसी फ्लोर के ऊपर 90 मीटर हाइट से उसको छोड़ देते, मतलब कि वहां से उसको फ्री फॉल करवाते हैं। बट ऑब्वियस है कि आपको समझ में आता है कि किसी भी बॉल को आप पर्टिकुलर हाइट से अगर आप छोड़ते हो, अगर आपने उसकी मोशन को नोट डाउन किया है या फिर नोटिस किया है कभी भी, तो आपने देखा होगा कि भाई मान लो कि मैं ये बॉल को यहां से छोड़ रहा हूं, वो नीचे आएगा क्योंकि वो फ्री फॉल करेगा अंडर दी ग्रेविटी, ग्राउंड के साथ टकराएगा। टकराने के बाद आपको पता है वापिस वो बाउंस तो होगा, रिबाउंस होगा, लेकिन वापिस उतनी हाइट तक रिबाउंस नहीं होगा। तो एक कुछ सिचुएशन ऐसी बनेगी कि भाई यहां से टकराया, अभी इतनी हाइट ट्रैवल की, वापिस यहां से फ्री फॉल किया, वापिस टप्पी गिरी, वापिस इतनी हाइट ट्रैवल की, वापिस नीचे आया, वापिस गिरा, वापिस कोलिजन हुआ ग्राउंड के साथ, वापिस इतनी हाइट ट्रैवल की। और इसी तरह से आप देखते जाओगे तो वो ऐसे ऑसिलेट करता करता एक टाइम ऐसा आएगा कि जब वो यहां पे सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मोशन करता नजर आएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है। अगर नहीं आपको समझ में आता है तो अगर आपके घर में कोई बॉल है तो उसको छोड़ो, पर्टिकुलर हाइट से छोड़ो, तो वो टप्पी गिरेगी, टप्पी गिरी, वापिस उछला, वापिस गिरी, वापिस उछला, वापिस गिरी, वापिस उछला, बस इस तरह से आपको दिखेगा। लेकिन आप एक चीज नोटिस करोगे यहां पे, तो जितनी बार टप्पी गिरती है ना, उसके बाद वापिस जब भी वो रिबाउंस होता है ना, तब वो उतनी हाइट ट्रैवल नहीं कर पाता है जहां से वो आया था। समझ में आ रहा है? जैसे कि यहां से गिरा था तो यहां से टप्पी गिरी, टप्पी गिरने के बाद वो वापिस उतनी हाइट तक नहीं गया, उससे कम हाइट उसने अचीव की, वापिस वहां से नीचे फ्री फॉल किया, वापिस टप्पी गिरी, वापिस उसने हाइट तो अचीव की लेकिन उतनी नहीं जितनी यहां थी। ये सुनो, ये वाली हाइट को देखो और ये वाली हाइट को देखो, आपको नजर आ जाएगा। सिमिलरली इसके कंपैरिजन में ये वाली हाइट को देखो, तो ये होता है, ये रियलिटी में होता है और ये रियल प्रॉब्लम है। ये सुनो, आप इसको रियलिटी के साथ देख सकते हो, आप समझ सकते हो कि हाँ ऐसा ही होता है। टप्पी गिरने के बाद वो बॉल कभी भी वापस उतनी हाइट तक अचीव नहीं करेगा। यस और नो? ये जंपिंग बॉल, बाउंसी बॉल की बात नहीं हो रही है, समझना। ये तो बोलोगे सर बाउंसी बॉल में तो होता है, भाई बाउंसिंग बॉल की बात नहीं हो रही है, ये हमारे नॉर्मल टेनिस या रबर के या कोई भी प्लास्टिक के बॉल की बात कर लो, तो उसके लिए यही होगा। आपने देखा होगा कि टप्पी गिरने के बाद उसके द्वारा ट्रैवल होने वाली हाइट है ना, वो एवरी टाइम एवरी टप्पी के बाद कम होती जाती है। यस और नो? तो आप समझ सकते हो ऐसा क्यों हुआ होगा। अगर आपको जानना है कि ऐसा क्यों होता है, कि टप्पी गिरने के बाद ऐसा क्या होता है, तो कहीं ना कहीं यहां पे कोलिजन होता है, और कोलिजन में ना एनर्जी लॉस हो जाती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, लॉस होती है, आप जो भी मानना है वो मान सकते हो। क्योंकि अभी ये पॉइंट पे एनर्जी लॉस कैसे कैसे होता है, क्यों होता है, वो सारी चीजें अभी के लिए आपको समझ में नहीं आएगी जब तक हम वर्क एनर्जी पावर नहीं पढ़ेंगे तब तक। लेकिन जैसे ही वर्क एनर्जी पावर पढ़ेंगे ना, वहां पे पूरा कोलिजन का एक टॉपिक आएगा पढ़ने में, पढ़ाई में हमें पूरा कोलिजन का एक टॉपिक स्टडी करना है, तो आपको तब वहां पे समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना समझ लो कि जब भी ऐसा होता है ना कि कोई किसी बॉल को किसी हाइट से गिराते हैं, तो होता है कि जब भी कोलाइड होता है ना जमीन के साथ, तो उसकी वेलोसिटी यहां पे कुछ कम हो जाती है। जैसे कि ये वाली सिचुएशन में बोला है कि एट ईच कोलिजन विद द फ्लोर द बॉल लॉसेस 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, मतलब कि जितनी स्पीड लेके वो आया था ना, उसकी 1/10 स्पीड कम हो जाएगी। 1/10 रहेगी ऐसा नहीं बोला है, 1/10 कम हो जाएगी। ठीक है,
1/10 लॉसेज 1/10 ऑफ इट्स स्पीड, मतलब कि उसकी जितनी स्पीड लेके टकराया, उससे टकराने के बाद जितनी लेके आया था ना, उससे 1/10 जितनी रिड्यूस कर दो, तो बाकी जितनी रहेगी उतनी स्पीड लेके वापस वो जाएगा। या सुनो, तो जहां जितनी बार टप्पी गिरेगी, वहां पे जब भी टप्पी गिरी तब उसके पास जितनी वेलोसिटी है उसमें से उसकी 1/10 निकलती जाएगी। या सुनो, तो आप समझ सकते हो कि जितनी वेलोसिटी लेके आता है टप्पी गिरने के बाद उतनी रहती नहीं है। अगर उतनी रहती तो वापस वो उतनी हाइट अचीव कर पाता, लेकिन उतनी रहती नहीं है, इसीलिए वो उससे कम हाइट अचीव कर पाता है। या सुनो, फिर वापस वहीं से गिरता है, वापस टप्पी गिरती है, वापस 1/10 ऑफ वेलोसिटी रिड्यूस हो जाती, जितनी लेके आया था टप्पी गिरने के टाइम पे जितनी उसके पास थी उसकी 1/10 वहां पे रिड्यूस हो गई। या सुनो, उतनी 1/10 उसकी रिड्यूस हो गई, तो जितनी बची उसने उतनी लेके वापस ऊपर गया, लेकिन तब वो उतनी हाइट अचीव नहीं कर पाएगा जितनी लेके आया था। ये सुनो, तो वापस वहां से गिरेगा, वापस टप्पी गिरी, 1/10 रिड्यूस हो गई, वापस वो ऊपर गया, वापस वहां से गिरा, टप्पी गिरी, 1/10 रिड्यूस हो गई, वापस हो। तो देखोगे तो यहां पे सारा वेलोसिटी का खेल है। वेलोसिटी 1/10 रिड्यूस हो जाती है, इसी वजह से वो उतनी हाइट अचीव नहीं कर पाते जितनी हाइट से वो आया था। समझ में आ रहा है? यस और नो? बस हमें वही तो निकालना है, यहां पे सिर्फ वेलोसिटी का प्लॉट करना है, दैट्स इट। हमें सिर्फ वेलोसिटी का प्लॉट करना है ना? अभी वेलोसिटी का प्लॉट करना भी कितना आसान है, देखो। वेलोसिटी का प्लॉट कैसा आएगा, उसका नेचर अगर आपको समझ में आता है तो हमने समझाया था भाई, ये जो मोशन इन वाई डायरेक्शन जो भी होती है वो कौन सी मोशन होती है? कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन होती है। तो आप समझ सकते हो कि अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कौन सा एक्सीलरेशन होगा यहाँ पे? ग्रेविटी। यस नो, ग्रेविटी, यही तो हमारा एक्सीलरेशन होगा। तो अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट वाला प्लॉट फॉलो करता है तो उसके रिलेटेड वेलोसिटी कौन सा प्लॉट फॉलो करेगी? उल्टी डायरेक्शन, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, याद करो। एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन लीनियर, लीनियर का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट, उल्टा देखो तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन लीनियर, एंड लीनियर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्सपोनेंशियल होता है। यस और नो? तो अगर ये एक्सीलरेशन का प्लॉट हो तो ये कौन सा प्लॉट होना चाहिए? वेलोसिटी का प्लॉट होना चाहिए, v वर्सेस t का प्लॉट होना चाहिए। इसीलिए मैंने यहां पे जो प्लॉट किए हैं ना, वो सारे प्लॉट के नेचर देखो, यहां पे यहां से यहां तक का देखो, फिर यहां से यहां तक का देखो, फिर यहां से यहां तक, वो सारे लीनियर प्लॉट है। क्यों लीनियर है? इसका नेचर क्यों लीनियर आया ये अभी आप समझ सकते हो, क्योंकि ये जो मोशन होगी ना बॉल की, किसी हाइट से गिरने के बाद, टप्पी गिरने के बाद वापस ऊपर जाना, वापस नीचे आना, वापस टप्पी गिरना, वापस रिबाउंस होना, ऊपर जाना, तो ये सारी पूरी जो मोशन है ना, वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है। और अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है तो उसके रिलेटेड वेलोसिटी का प्लॉट क्या आता है? लीनियर आता है। तो देखो, नेचर तो समझ में आ गया, अभी बस इतना समझना है कि भाई उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी, एवरी टाइम, एवरी टप्पी गिरने के टाइम पे उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, बस इतना ही निकालना है, तो आपको आसानी से प्लॉट मिल जाएगा। यस और नो? और हमें तो सिर्फ 12 सेकंड तक ही एनालिसिस करना है, उससे ज्यादा एनालिसिस नहीं करना है, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। तो प्लॉट का नेचर होगा लीनियर, मैंने समझा दिया अभी ही कि क्यों लीनियर, ठीक है? प्लॉट का नेचर हमने समझा दिया। चलिए तो उसको गिराते हैं किसी पर्टिकुलर हाइट से। पर्टिकुलर क्यों बोले भाई? 90 मीटर वाली हाइट से गिराने को बोला है तो 90 मीटर से ही गिराते हैं। यस और नो? चलिए 90 मीटर से गिराते हैं। भाई ड्रॉप करवाने को बोला है तो भाई वो फ्री फॉल वाली कंडीशन हो जाती है, तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी होगी? स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, मोशन इन वाईडी, ये पूरी स्ट्रेट लाइन में होने वाली मोशन है, तो यहां पे जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही डिस्टेंस कवर होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसीलिए इसको मैं वेलोसिटी बोलूं या स्पीड बोलूं, दोनों सेम होगी। यस और नो? क्योंकि यहाँ पे पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू, किसी पर्टिकुलर एक डायरेक्शन के लिए पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस होगा, ठीक है? पाथ लेंथ इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट होगा। चलिए, तो ये पहले हम 90 डिग्री से उसको गिरा है, 90 डिग्री नहीं, सॉरी 90 मीटर से उसको गिरा है, ठीक है? हाँ जी, ये हो गया 90 मीटर। ये हमारी ग्राउंड है, ग्राउंड को मैं अच्छे से जरा ड्रॉ कर लेता हूं, ठीक है? ग्राउंड को हम अच्छे से जरा ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो ये ग्रीन कलर वाली हमारी ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड। थोड़ा नीचे से ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज द ग्राउंड, अज्यूम दैट दिस इज द ग्राउंड, ठीक है? और इनिशियली उसको कितनी हाइट से गिराया गया है? तो इनिशियली उसको भाई 90 मीटर की हाइट से गिराया गया है, ठीक है? चलिए तो उसको भी यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं। मान लो कि इनिशियली उसको हम 90 मीटर से गिरा रहे हैं, ब्लैक पेन से ही ड्रॉ करता हूं, ठीक है? तो ये इनिशियली हम उसको 90 मीटर की हाइट से गिराए।
बहुत ही बढ़िया, 90 मीटर से गिरा है। चलो, तो ये गिरता 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 नीचे आएगा। 0 मीटर पर सेकंड से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जब भी ग्राउंड पे टकराएगा तब मैं मान सकता हूं कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके कुछ हुई होगी। ये पहला कोलिजन है, फर्स्ट कोलिजन है, ठीक है, ये फर्स्ट कोलिजन है, ठीक है, ये फर्स्ट कोलिजन है। तो मैं यहां पे मान लेता हूं कि तब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई थी इंक्रीज होते होते। सर इंक्रीज होगी भाई, इंक्रीज ही होगी ना। यहां पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जब भी मोशन होगी तब ग्रेविटी की डायरेक्शन क्या होगी, नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो देखो मोशन भी नीचे, नीचे की डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ग्रेविटी भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब कि क्या हुआ, ये ग्रेविटी क्या करेगी, एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड का वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। या सुनो, मान लो यहाँ पे g इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो यहां पे उसकी वेलोसिटी एवरी सेकंड 10 मीटर पर सेकंड जितनी इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। लेकिन एक काम करते हैं, यहाँ पे 10 नहीं लेते, 9.8 ले लेते। ये सुनो, नहीं तो फिर क्या है कि ये पर्टिकुलर जो परफेक्ट वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है वो मैच नहीं करेगी। तो हम एक काम करते हैं कि यहाँ पे g की वैल्यू, लेट्स कंसीडर g इज इक्वल्स टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमने मान लिया कि g कितना है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए, तो इंक्रीज होके कुछ हुई होगी, मुझे नहीं पता कितनी हुई, मुझे वही तो निकालना है, मुझे वही तो निकालना है कि कितनी हुई होगी। यस और नो, तो चलो आओ निकालते हैं। तो उसके लिए देखो, मुझे डिस्टेंस पता है कि वो कितनी हाइट ट्रैवल करके आया, मुझे एक्सीलरेशन पता है, मुझे फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी पता है। तो एक काम करता हूं, मैं यहां पे रिलेशन नंबर 3 अप्लाई कर देता हूं, ठीक है। मैं कौन सा रिलेशन अप्लाई करता हूं, थर्ड नंबर वाला रिलेशन अप्लाई कर देता हूं। थर्ड नंबर वाला रिलेशन क्या था, ट्रैवल हाइट इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस जी, है ना, यही तो था। अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, फ्री फॉल करवाए तो ये इनिशियल होगी। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है यहाँ पे, 0 मीटर पर सेकंड है, समझ में आ रहा है, ये 0 मीटर पर सेकंड है, दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, है ना। तो ये 0 है, तो यहाँ पे बचा क्या, h इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई 2g। मतलब कि मैं यहाँ पे v इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, अंडर रूट ट्वाइस जी एच। क्लियर है। चलिए, तो सारी वैल्यू यहाँ पे प्लेस करते जाओ। अगर यहाँ पे आप वैल्यू प्लेस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो, अंडर रूट ट्वाइस जी, जी को हम क्या मानने वाले हैं, 9.8। यू हैव दी कैल्सी, तो यू कैन यूज दैट कैल्सी। हाइट कितनी, इनिशियली 90 मीटर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और मुझे बताओ कि v कितना आ रहा है। सर कैसे बताए, ये तो यूट्यूब पे है। अच्छा ठीक है, लेकिन आप वहां पे कैलकुलेट करके तो बोल सकते हो ना। तो हमारे पास क्या आया, देखो हमारे पास आया अंडर रूट में, सारी वैल्यू प्लेस कर देते हैं यहाँ पे। तो ये है 2 मल्टीप्लाई बाय 9.8, सॉरी बाद में अंडर रूट निकाल दे, पहले वैल्यू प्लेस कर, 2 इंटू 9.8 मल्टीप्लाई बाय 90, मल्टीप्लाई बाय 90, ओके। तो हमारे पास है 1764 और उसका अंडर रूट निकालना है, 1764 का अंडर रूट निकालना है। तो हम उसका अंडर रूट निकाले 1764, ठीक है। तो ये आता है 42, ये आता है 42। तो देखो 90 मीटर हाइट ट्रैवल करने के बाद जब वो ग्राउंड पे गिरेगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम उसका फर्स्ट कोलिजन होगा, तब वो कितनी वेलोसिटी लेके आया है, 42 मीटर पर सेकंड। कितनी वेलोसिटी लेके आया, 42 मीटर पर सेकंड, है ना, है ना, क्लियर हुआ। तो देखो 0, अच्छा ये तो हमें मिल गया कि उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते जब भी फर्स्ट टाइम कोलिजन हुआ तब उसकी वेलोसिटी कितनी हुई, तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके होके 42 मीटर पर सेकंड हुई। क्लियर है, यस और नो। अच्छा अभी ये भी निकाल लेते कि भैया यहां से ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम कितना लगा, ठीक है, ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम कितना लगा। मान लो कि ऊपर से नीचे आने में उसको टाइम लग रहा है t, यहां पे अज्यूम कर लेता हूं, मान लो कि वो टाइम लग रहा है t, ठीक है। तो अज्यूम कर लेते हैं टाइम, लेट से t लगा, ठीक। चलिए, तो अज्यूम कर लेते हैं यहां पे टाइम लगने वाला है, लेट से उसको t। देखो प्लॉट भी साथ में ही ड्रॉ करते जाना है। तो ये मान लो कि टाइम उसको लग रहा है t। चलो अभी वो टाइम कैसे निकालूं मैं, बहुत ही बढ़िया, टाइम निकालना बहुत ही आसान है, क्योंकि देखो अभी हमें फाइनल वेलोसिटी मिल चुकी है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी हमें पता है। तो हम फर्स्ट नंबर वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, v फाइनल इज इक्वल टू v0 प्लस gt। सर यहाँ पे प्लस gt क्यों किया, मैंने क्या बोला था कि अगर जिस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट की मोशन है उसी डायरेक्शन में अगर ग्रेविटी लग रही है
तो आपको जी पॉजिटिव लेना है, एक्सीलरेशन पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मुझे v फाइनल पता है, अभी ही मैंने कैलकुलेट किया, दैट इज 42, v0 0 है तो इसको 0 लिखो, g हमने लिया है 9.8 टाइम्स t, तो देखो मुझे t का वैल्यू क्या मिलेगा, 42 डिवाइड बाई 9.8, है ना, तो ये मुझे मिलेगा 42 डिवाइड बाई 9.8, तो मेरे पास आंसर कुछ आता है 42 डिवाइड बाई 9.8, तो दैट इज 4.28। वैसे तो 4.2857 आता है, लेकिन हम 285 लिखे, अगर मान ले कि 285 है और 5 है, तो अगर एक डिजिट को ड्रॉप करवाते हैं तो भी आपको समझ में आता है कि वो आगे वाला डिजिट 8 वो इवन है, तो हम राउंड ऑफ करेंगे तो भी हमें 4.28 मिलेगा, तो हम इसको अप्रोक्सीमेटली 4.28 सेकंड बोलेंगे। तो देखो यहां पे मुझे क्या मिला, यहां पे मुझे ये मिला कि भाई उस ऑब्जेक्ट को 90 मीटर हाइट ट्रैवल करके नीचे आने में टाइम लगा 4.28 सेकंड, और उतने ही टाइम में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके होके कितनी हो गई, 42 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होके 42 मीटर पर सेकंड हो गई, यस और नो। तो इसका प्लॉट कर दो, अभी इसका प्लॉट कर दो, मतलब कि जीरो से लेके, जब भी यहां से हमने गिरा तब हमने टाइम को सेट किया था जीरो पे, जीरो से उसको नीचे आने में यहां पे टाइम कितना लगा, यहां पे जब भी पहुंचा तब टाइम हमने देखा तो 4.28 हो गए, तो यहां से यहां ऊपर से नीचे आने में उसको 4.28 सेकंड लगे, उतने टाइम में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होते होते कितनी हो गई, 42 मीटर पर सेकंड। तो उसको प्लॉट कर देते, मैंने अभी बोला कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है, और आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट ड्रॉ करने वाले हैं, तो वो प्लॉट हमेशा लीनियर ही आएगा, यस और नो। तो मुझे नेचर बोलने की जरूरत नहीं कि वो लीनियर क्यों आया, वो आपको पता है, उसका रीजन मैंने दिया था जब मैंने समझाया था तब, यस और नो। तो यहां से सीधा 4.2 सेकंड के लिए अभी प्लॉट ड्रॉ कर लेते हैं, तो यही प्लॉट के ऊपर मैं ओवरलैप कर देता हूं, वैसे तो यहां पे ड्रॉ ही है लेकिन मैं रेड कलर से ओवरलैप करता जाता हूं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अप टू 4.2 सेकंड का प्लॉट। लीनियर क्यों ड्रॉ किया मैंने समझाया अभी, क्योंकि ये जो मोशन होगी वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन होगी, है ना। तो देखो 4.28 तक हमने ये प्लॉट को लीनियरली ड्रॉ कर दिया, आप समझ सकते हो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हमने कितनी दिखाई है, 42, यस और नो, और टाइम कितना दिखाया है, 4.28 सेकंड। क्लियर है, तो यहां तक हमने पहला प्लॉट ड्रॉ कर दिया। अभी क्या हो रहा है, कोलिजन हुआ, उसके बाद क्या होगा, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, तो भैया हमें पता है उसकी वेलोसिटी 1/10 जितनी रिड्यूस हो जाएगी, यस और नो। तो भाई बहुत ही बढ़िया, कोलिजन हो गया, हो जाने के बाद मान लो कि अभी उसकी वेलोसिटी हो गई v1, अभी मैं इसको यहीं से वापस यहां पे ड्रॉ नहीं करता, नहीं तो कंजस्टेड हो जाएगा, मैं उसको थोड़ा सा शिफ्ट करके अभी उसकी जो नेक्स्ट फेज है, मतलब कि अभी वो रिबाउंस होके ऊपर जाएगा, वो वाला फेज मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है, यहां पे ड्रॉ करता हूं, है वही, लेकिन यहां पे ड्रॉ करता हूं। अभी क्या हुआ, अभी रिबाउंस होगा, ठीक है, यहां पे आके कोलिजन हो गया, हो जाने के बाद उसकी वेलोसिटी अभी मान लो कि 10 टाइम्स 1/10 जितनी रिड्यूस हो जाएगी। रिड्यूस होने के बाद बच्चों मान लो कि उसकी वेलोसिटी हो गई लेट से v1, अरे भाई सीधी ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा हूं, v1 के बराबर कितनी हो गई, v1 के बराबर, ठीक है, रिड्यूस होने के बाद v1 जितनी हो गई, अब v1 क्या होगा, v1 होगा v माइनस v बाई 10, है ना, मतलब कि मैं इसको बोलूंगा 9/10 टाइम्स v। अगर 1/10 रिड्यूस हो गई तो 9/10 बचेगी, इतना बोल सकते हैं। तो v1 की वैल्यू में क्या बोल सकता हूं, तो जितनी लेके आया था कोलिजन, ये कोलिजन हुआ, ये कोलिजन हुआ, ये कोलिजन हो जाने के बाद अभी की जो मोशन होगी वो दिखा रहा है, यस और नो। समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। तो ध्यान से देखते जाओ, तो अभी इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 9/10 टाइम्स v हो जाएगी। तो मैं ये v1 की वैल्यू अभी इसको अच्छे से लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं, आप समझ में आ गया आपको कि v में से उसकी 1/10 रिड्यूस कर दो, उतनी अभी उसके पास कोलिजन के बाद बचेगी, ठीक है। तो बची कितनी, मैं बोलूंगा 9/10, मतलब कि कोलिजन, आफ्टर दी कोलिजन उसके पास इतनी वेलोसिटी होती है। ये हो गई बिफोर कोलिजन, ये सिचुएशन है वो बिफोर कोलिजन, और ये सिचुएशन है वो आफ्टर कोलिजन। समझ में आ रहा है, दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए एक काम करता हूं, इसको ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूं, बिफोर कोलिजन वाला ब्लैक कलर से एंड आफ्टर कोलिजन वाला ब्लू कलर से, ताकि आपको समझ में आ पाए, या सुनो आप समझ सको सारी चीजों को, तो इसीलिए मैं इसको ब्लू कलर से इंडिकेट करता हूं, ठीक है। चलो तो मैं ब्लू कलर की इंक ले लेता हूं,
तो जो ब्लू कलर होगा वो हमारा आफ्टर कोलिजन दिखाएगा। तो ये रहा हमारा बॉल और उसकी वेलोसिटी हो गई v1 और हमने बोला v1 कितनी होगी, v1 होगी 9/10 टाइम्स, है ना, 9/10 टाइम्स। ठीक है, सो 9/10 टाइम्स v लेकर आया था, कोलिजन के बाद 1/10 जितनी रिड्यूस हो गई तो बची कितनी, 9/10 टाइम्स v बची। ठीक है, चलिए तो उसका वैल्यू निकाल लेते हैं, 9/10 टाइम्स v होगी कितनी वो निकाल लेते हैं। ठीक है, चलो तो निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना भाई। तो v है हमारी 42, तो 9 मल्टीप्लाई बाई 42 डिवाइड बाई 10, मतलब कि अब उसके पास वेलोसिटी हो जाएगी 37.8। ठीक है, कितनी होगी, 37.8। तो अभी वो ऊपर जो जाएगा वो 37.8 वेलोसिटी लेके जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे उसकी वैल्यू भी लिख लेता हूं, इट इज नथिंग बट 37.8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, लेकिन वो सारी कंजस्टेड हो जाएगी सारी चीजें, तो मैं ये वैल्यू को नीचे लिखता हूं। ठीक है, ये 9/10 टाइम्स v, सॉरी ऑटो सेव में चला गया, मतलब कि 37.8 मीटर पर सेकंड। अभी जाहिर सी बात है कि इतनी 90 मीटर हाइट ट्रैवल करनी है तो उसको कितनी चाहिए, 42 मीटर पर सेकंड, लेकिन अभी उसके पास 42 नहीं है। टप्पी गिरने के बाद उसकी वेलोसिटी 110 जितनी रिड्यूस हो गई, तो अभी है उसके पास 37.8, तो इतनी वेलोसिटी लेके अभी वो 90 मीटर की हाइट तो श्योरली अचीव नहीं कर पाएगा, लेकिन मान लो कि उससे कम, लेट से कि यहां तक वो जा पाया, यहां तक वो जा पाया। ठीक है, यहां तक ही जा पाया वो, उतनी जितनी पहले 90 मीटर थी जहां से वो गिरा था उतनी हाइट तो वो अभी अचीव नहीं कर पाएगा, ये पॉसिबल नहीं होगा इतनी वेलोसिटी लेके। ठीक है, तो मान लो कि वो यहां तक जा पाया और ये जो हाइट है लेट से इट इज h1, कितनी है, h1 है। लेट से कि यहां पे उस ये हाइट तक पहुंचने के लिए उसको लगा टाइम लेट से t1। तो अभी ये दोनों चीजें हम वापस निकाल लेते हैं कि भाई व्हाट इज द वैल्यू ऑफ h1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1। ठीक है, तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सर कितनी चीजें सॉल्व कर, अरे भाई ये तो होगा ही ऐसा, ये क्वेश्चन ही ऐसा है, तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें सॉल्व करनी पड़ेगी आपको, कुछ भी नहीं कर सकते इसमें। ठीक है, तो ये थोड़ा लंबा ही चलेगा क्वेश्चन, इसलिए तो मैंने बोला कि आज पूरे लेक्चर में यही चलेगा। चलो तो अभी वो सारा दूसरा जो केस है उसको सॉल्व करते हैं। तो भाई ये h1 कितनी होगी एंड सिमिलरली यहां पे भाई ये t1 कितना होगा। ठीक है, तो दोनों यहां पे निकाल लेते हैं। चलिए तो h1 एंड t1 निकालते हैं। सो यहां पे h1 पहले तो पता लगा लेते हैं, या फिर हमारे पास वेलोसिटी है, तो मुझे इतना तो समझ में आता कि जब भी वो यहां पे पहुंचा होगा तब उसकी वेलोसिटी हो गई होगी 0 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा होगा ना, तो उसकी वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो गई होगी। तो चलिए पहले तो एक काम करते हैं कि क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता है, तो मैं h1 आराम से निकाल सकता हूं। h1 होगा क्या भाई, h1 होगा फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे इनिशियल है v1 का स्क्वायर। ठीक है, v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय ट्वाइस g। लेकिन जरा देखो ग्रेविटी थ्रू आउट दिस मोशन नीचे लगेगी और ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो मतलब कि ग्रेविटी को माइनस प्लेस करना पड़ेगा, अपोजिट डायरेक्शन में है। फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 0। ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी, है ना, इतनी मोशन के लिए ये हो गई हमारी फाइनल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी तो हो गई 0, बची इनिशियल वेलोसिटी, बची इनिशियल वेलोसिटी, तो उसकी वैल्यू प्लेस कर दो, ये हो गए माइनस v1 स्क्वायर डिवाइड बाई माइनस 2g, माइनस माइनस प्लस हो गया। v1 कितना है भाई, तो 37.8 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 9.8। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 37.8 आप कैलसी में साथ में करते जा सकते हो, 37.8 मल्टीप्लाई बाय 37.8, ठीक है, डिवाइड बाय 2 एंड डिवाइड बाय 9.8, तो टोटल हमारे पास आया कितना, 72.9 मीटर। मतलब कि वो कितनी हाइट ट्रैवल की होगी उसने इतनी वेलोसिटी से, 70, मात्र 72.9 मीटर। ठीक है, इतनी हाइट, कहां 90 और कहां 72.9 मीटर, आपको हाइट का डिफरेंस दिख सकता है। यस और नो, कैलकुलेशन से ही आप पता लगा सकते हो। क्लियर है, ठीक है, तो और उतनी हाइट ट्रैवल करने में उसको टाइम कितना लगा वो भी देख लेते हैं। यस और नो, उसको टाइम कितना लगा होगा ये h1 हाइट अचीव करने के लिए, तो वो भी यहां पे देख लेते हैं। तो h1 हाइट ट्रैवल करने में लगने वाला टाइम तो हम फाइनल एंड इनिशियल से भी पता लगा सकते हैं, तो वही फॉर्मूला यूज करते हैं, v इज इक्वल्स टू
v1 प्लस, सॉरी प्लस थोड़ी, यहां पे तो माइनस gt होगा ना, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन की मोशन है ना, तो माइनस gt। हमें ये t नहीं, अभी ये t1 टाइम हमने अज्यूम किया है, तो t1। फाइनल वेलोसिटी कितनी भाई, ये वाली 0। इनिशियल कितनी है, तो भाई कितनी लेके गया है, 37.8, यस और नो। माइनस जी कितना हमने अज्यूम किया, 9.8 इंटू t1। सो यहां पे हम 9.8 t1 को राइट हैंड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आते हैं, और राइट हैंड साइड पे 37.8 यहां पे बचेगा, तो हमारे पास ये टाइम t1 कितना आएगा, तो टाइम t1 आएगा, ध्यान से देखना, इसको हम डिवाइड वगैरह कर लेते हैं, आप भी साथ में कैलसी में करके करते जा सकते हो। 37.8 डिवाइड बाय 9.8, तो हमारे पास टाइम आया 3.85। कितना आया, 3.85 सेकंड, ठीक है। सो ये टाइम हमें मिला 3.85 सेकंड। क्लियर है, 37.8 डिवाइड बाय 9.8, तो बराबर है 3.85 सेकंड, ठीक है। चलो तो अभी इसको भी प्लॉट करते हैं, 3.85 सेकंड, ठीक है। देखो अभी इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। ये ब्लू कलर का जो हमने लिखा, मतलब कि ये वाली डायरेक्शन की जो मोशन हुई पिच गिरने के बाद, ठीक है, पिच पड़ने के बाद जब वो वापस वर्टिकली अपर डायरेक्शन में रिबाउंस हुआ, तब जो भी हमें एनालिसिस मिला वो ये मिला, ठीक है। तो अभी इसको भी प्लॉट कर लेते हैं, हमारे प्लॉट में जाके प्लॉट कर लेते हैं। चलिए ध्यान से देखते जाएगा। पहले तो हमने क्या देखा, जैसे टप्पी गिरी तुरंत बाद उसकी वेलोसिटी 1/10 जितनी रिड्यूस हो गई, ठीक है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिली सेकंड, मतलब कि टप्पी गिरी और रिबाउंस हुई, इसमें कोई 5-6 सेकंड नहीं लगते, अरे भाई 1 सेकंड भी नहीं लगते, फटाक से गिर गई, यस और नो। मतलब कि वो जो रिडक्शन हुआ वेलोसिटी का वो इंस्टेंटेनियस हुआ, यस और नो, इंस्टेंटली वो रिड्यूस हो गई, यस और नो। तो यहां पे 42 हुई, यहां पे कोलिजन हो गया, यस और नो, यहां पे कोलिजन हुआ, ये वाला पॉइंट जो भी है वो कोलिजन हुआ तब का पॉइंट है, ठीक है। वहां से फटाक से वो रिबाउंस हुआ, रिबाउंस हुआ, कोई भी ऐसा 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लगा, मतलब कि हम यहां पे उसको इमीडिएट रिडक्शन बता सकते हैं। रिडक्शन होके कितनी हुई, 37.8, है ना, ये देखो 37.8, आप समझ सकते हो, यस और नो। तो हम इसको इमीडिएट रिडक्शन बताएंगे, तो इसीलिए इसका प्लॉट मैंने क्या किया, ऐसे स्ट्रेट लाइन बता दिया, ऐसे ऐसे इमीडिएट रिडक्शन, वही पॉइंट पे वही टाइम पे रिडक्शन हो गया, 37.8 हो गए, 42 से सीधी 37.8। उसके बाद क्या हुआ, तो उसके बाद वो रिबाउंस होके वो ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया, है ना, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में गया, मतलब कि ग्रेविटी के अपोजिट। तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होती है कि डिक्रीज होती है, डिक्रीज होती है। डिक्रीज होते होते कितनी हो गई, देखो ना यहां पे डिक्रीज होते होते 0 हो गई, यस और नो। तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और डिक्रीज कैसी, लीनियरली डिक्रीज, क्योंकि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन वाली मोशन है, तो इसका जो डिक्रीज होने का जो प्लॉट है वो भी कैसा आएगा, लीनियर होएगा। लेकिन कहां तक, कहां तक, देखो यहां तक तो कितना टाइम उसने लिया, यहां से यहां तक आने में उसने टाइम कितना लिया, 4.28 सेकंड। फिर यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लिया, तो देखो 3.85, दोनों को मिलाओ, दोनों को मिलाओ, तो ये हो गया 4.28 प्लस ये हो गया 3.85, तो टोटल होता है, सॉरी 3.85, तो टोटल होता है 8.13, यस और नो। टोटल कितना होता है, 8.13, यस और नो। यहां पे थोड़ा सा प्लॉट में गड़बड़ी है, यहां पे 8.13 होगा, ठीक है। तो यहां पे हम ये बोल सकते हैं कि फ्रॉम 4.28 से लेके 8.13 तक हमें कौन सा प्लॉट मिलेगा, ऐसा रिडक्शन वाला प्लॉट मिलेगा, यस और नो। देखो भाई यहां तक का प्लॉट तो हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। अभी यहां से और नेक्स्ट 3.85 सेकंड तक हमें क्या मिलेगा, नेक्स्ट 3.85 सेकंड तक उसमें वेलोसिटी में रिडक्शन मिलेगा, क्योंकि नेक्स्ट 3.85 सेकंड तक वो ऑब्जेक्ट ये वाली हाइट को अचीव करेगा, है ना, और तब तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हो रही है, तो इसीलिए उसका प्लॉट जो भी होगा वो लीनियरली डिक्रीज होने वाला प्लॉट होगा, इस तरह का। लेकिन ये प्लॉट जो भी जाएगा ना वो 8.13 तक जाएगा, यहां पे गड़बड़ी है, मैंने क्या बोला, इन्होंने जो प्लॉट दिया है वो गलत है, यस सुनो, हम थोड़ा चेंज कर देंगे, इसको यहां तक लेंगे, ठीक है। ये रेड कलर से इसीलिए मैं यहां पे वापस ड्रॉ कर रहा हूं। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा वो पॉइंट कौन सा होगा, ये वाला जो पॉइंट हमारे पास आएगा वो पॉइंट होगा 8.13 सेकंड, ठीक है। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट होगा एट दैट टाइम विल बी 8.13 सेकंड, ठीक है। तो फ्रॉम 4.22 से लेके
नेक्स्ट 3.85 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 37.8 से रिड्यूस होके 0 होगी। समझ में आ रहा है, 0 होगी। ठीक है, उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेज क्या, अभी ये चलो ये तो समझ में आ गया। नेक्स्ट स्टेज क्या, तो भाई यहां से अभी वो क्या करेगा, फ्री फॉल। उसके फ्री फॉल की सिचुएशन अभी मैं यहां पे प्लॉट करता हूं। तो अभी यहां से यही हाइट से अभी वो क्या करेगा, फ्री फॉल करेगा। ठीक है, मतलब कि वापस जीरो, वापस नीचे आएगा ना भाई, नीचे आएगा। ठीक है, तो वापस 0 मीटर पर सेकंड से मोशन करता 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 नीचे आया और यहां पे ग्राउंड पे गिरा। ये हुआ सेकंड कोलिजन। ये क्या हुआ, सेकंड कोलिजन। कितनी हाइट ट्रैवल करके आया, तो भाई जितनी h1 थी उतनी हाइट ट्रैवल करके आया। यस सुनो, h1 हाइट से वापस नीचे आया ना। मान लो उसको टाइम कितना लगेगा, अरे भाई मानने की जरूरत नहीं है, उसको टाइम कितना लगेगा, उसको टाइम भाई जितना t1 ऊपर नीचे से ऊपर जाने में लगा उतना ही टाइम यहाँ पे नीचे आने में लगेगा, है ना। तो इसको टाइम भी कितना लगेगा, t1। और वेलोसिटी कितनी हुई होगी, सोचो वेलोसिटी कितनी हुई होगी, तो भाई वेलोसिटी हुई होगी वापस जहां से फेंके थे तब जितनी थी उतनी ही। याद करो, मैंने कल समझाया था लेक्चर में, हमारा जो लाइव लेक्चर था उसमें मैंने समझाया था वहां पे जूम पे। ये सुनो, याद करो कि जहां से फेंकते हैं तब उसके पास जितनी वेलोसिटी होती है, ग्रेविटी वापस उतनी वेलोसिटी उसको रिवर्स डायरेक्शन में जब वो नीचे आता है तब इंक्रीज करवा देती है। तो यहां पे जब भी पहुंचा तो मान लो कि उसकी वेलोसिटी हो गई लेट से v1, जितनी से फेंका था उतनी ही उसके पास होगी इंक्रीज होते होते। ठीक है, रेडियस इसके बाद होगी, कोलिजन होने के बाद होगी, अभी डायरेक्टली नहीं हो जाएगी। अभी तो ये कोलिजन होने से पहले ब्लैक कलर का जो भी प्लॉट है, ब्लैक कलर का जो भी ये है, ये एनालिसिस क्या दिखा रहा है हमें, बिफोर द कोलिजन, और ब्लू कलर आफ्टर द कोलिजन। तो अभी तक कोलिजन नहीं हुआ, ये सुनो। तो जब भी टकराएगा तब उसके पास वापस वेलोसिटी, यहां से फेंके थे तब 37.8 थी, और जब भी वहां से वापस रिवर्स आया तो ग्रेविटी ने वापस उसको इंक्रीज करके कितनी कर दी, 37.8 मीटर पर सेकंड कर दी। यस और नो। तो इसको अभी वापस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ टाइम को इंक्रीज कर दो। तो अनदर यहां से कितना आया, 8.13, 8.13 में प्लस 3.85 कर दो, प्लस 3.85 कर दो, तो 11.98 हो जाता है। यस नो, 11.98। तो अगेन अभी वापस उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, और कहां तक इंक्रीज होगी, कहां तक इंक्रीज होगी, तो मैं रेड कलर के प्लॉट से यहां पे दिखा देता हूं। यस नो, तो अभी वापस यहां से अनदर नेक्स्ट 3.85 सेकंड तक वापस इसकी वेलोसिटी लीनियरली इंक्रीज होगी। ठीक है, लीनियरली इंक्रीज होगी। तो यहीं से हम इसको इंक्रीज करवाते हैं, और इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 37.8। तब टाइम कितना लगा होगा, 11.98। बस इतना प्लॉट होगा। वो पीछे का जो ब्लैक कलर का प्लॉट है ना, उसको रब कर दो, मतलब उसको कंसीडर मत करना। मैंने सीधा यहां पे प्लॉट उठाया था इसलिए आपको ऐसा लगता है, इसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये हमारा आखिरी प्लॉट हो गया, क्योंकि हमें 12 सेकंड तक इसको ड्रॉ करना था, तो ये नियर अबाउट 12 सेकंड हो गए। ये सुनो, ये 11.98 सेकंड, ये नियर अबाउट 12 सेकंड हो गए। तो यहां तक हमारा प्लॉट ड्रॉ होगा, यहां तक क्लियर है, यहां तक हमारा प्लॉट होगा। तो क्या मुझे ये तीसरा जो एनालिसिस है वो लिखने की जरूरत है क्या, वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम यहां पे उसको समझा देते हैं, उसको लिख देते हैं। ये सुनो, यहां पे पॉइंट को यहां पे बता देते हैं कि भाई हाँ ऐसा कुछ हुआ। ठीक है, तो यहां पे हम इसको समझा देते हैं, बता देते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि जब उसकी रिवर्स डायरेक्शन में ये मोशन होगी तब वो फ्री फॉल करेगा, तब वो कितनी हाइट अचीव करके, मतलब ट्रैवल करके नीचे आएगा, तो जितनी हाइट तक वो पहुंचा था, h1 हाइट तक पहुंचा था, उतनी ही हाइट वापस रिवर्स डायरेक्शन में ट्रैवल करके नीचे आएगा। तो h1 के जितना वो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दैट इज 72.9 मीटर, और उसको टाइम भी कितना लगेगा, तो t1 के बराबर। ठीक है, मतलब कि 3.85 सेकंड। तो इतना प्लॉट होगा, क्योंकि टोटल जोड़ोगे तो 3.85, देखो 4.20, पहली 4.25 सेकंड में उसकी वेलोसिटी क्या हुई, उसकी वेलोसिटी 0 से इंक्रीज होकर 42 हुई। देख रहा है आपको प्लॉट, 0 से स्टार्ट करके 42 हुई, फिर एक पिच गिरी, मतलब कोलिजन हुआ, तो उसकी वेलोसिटी 110 जितनी रिड्यूस हो गई। फिर क्या हुआ, फिर अनदर नेक्स्ट 3.85 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी रिड्यूस हुई, रिड्यूस हुई, रिड्यूस हुई, कितनी हो गई, 0 हो गई। ये वाली मोशन, ये वाली मोशन, ठीक है, रिड्यूस हो गई। फिर क्या हुआ, तो फिर क्या हुआ, देखो देखो इसके बाद क्या हुआ, देखो वापस यहां से गए 42 तक, पहली
पहली 4.28 सेकंड तक ये इंक्रीज हुई, उसके बाद कोलिजन हुआ, ग्राउंड के साथ टकराई, टकराने के बाद इमीडिएटली उसकी वेलोसिटी 110 जितनी रिड्यूस हो गई, मतलब कि 37.8 हो गई। वापिस वो नीचे से ऊपर गया, लेकिन इस बार वो h1 जितनी हाइट ही अचीव कर पाया क्योंकि वेलोसिटी कम थी, और वो क्योंकि मैक्सिमम हाइट अचीव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी रिड्यूस होती जाएगी, रिड्यूस होके होके 0 हो गई। h1 हाइट पे पहुंचा, वहां से वापस फ्री फॉल करवाया, फ्री फॉल करा, अब अनदर 3.85 सेकंड तक उसकी वेलोसिटी वापस इंक्रीज हुई, कितनी हुई इंक्रीज, तो 37.8 तक हुई। और टोटल आप जोड़ोगे तो ये 4.28 प्लस 3.85 प्लस 3. तो होता है 11.98 सेकंड, मतलब कि हमें अप टू 12 सेकंड यहाँ पे बोला था, 0 से लेके 12 सेकंड तक हमें इसका प्लॉट ड्रॉ करना है। तो वो प्लॉट कुछ ऐसा दिखेगा जो मैंने रेड कलर से इंडिकेट करवाया। उसके पीछे जो भी है, जो फिगर में था, उसको नहीं देखना है। ये सुनो, प्लॉट सिर्फ इतना ही आएगा, यहां से 42, फिर रिड्यूस, फिर अनदर 3.85 सेकंड तक 0, फिर वापस अनदर 3.85 तक वो इंक्रीज। यस और नो? तो ऐसा प्लॉट आपको नजर आएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? देखो वापिस एक बार वीडियो को प्ले करके समझते जाना तो आपको समझ में आ जाएगा। यस और नो? ये कुछ इतना भी डिफिकल्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं है, बहुत ही आसान है। दिमाग की खिड़की खुली रखना है। पूरा एक लेक्चर एक क्वेश्चन में लिया है। देखो सिलेबस बहुत स्लो चलेगा अगर एक ही क्वेश्चन के पीछे अगर हम इतना ही टाइम देते जाएंगे तो आपको थोड़ा दिमाग ओपन करके देखना है कि यहाँ पे हो क्या रहा है। दो ही तो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, एक तो पर्टिकुलर हाइट और दूसरा टाइम। उसके लिए एक ही तो फॉर्मूला, एक हाइट का एक फॉर्मूला और टाइम के लिए एक फॉर्मूला, और वो भी कब, जब भी ऊपर से नीचे आता है तब। देखो यहाँ पे तो बहुत यार, जितना पैरामीटर हमें यहाँ पे ये वाली डायरेक्शन में मिले वही पैरामीटर तो सेम यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए, सेम पैरामीटर है ना। तो उसको तो वापस कैलकुलेट, ये वाले केस में, थर्ड केस में तो मुझे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं। जितना टाइम वहां पे सेकंड केस में लगा उतना ही टाइम मुझे यहाँ पे दिखेगा। जितनी हाइट उसने सेकंड केस में टप्पी गिरने के बाद अचीव की, उतनी ही हाइट वापस वो नीचे आने में भी ट्रैवल करेगा। ये सुनो, और जब नीचे आएगा तब उसकी वेलोसिटी इंक्रीज होगी, कितनी हो गई होगी, उतनी ही जितने से उसको फेंका गया था। मतलब कि टप्पी गिरने के बाद जितनी वेलोसिटी से वो ऊपर गया था उतनी ही वेलोसिटी उसके पास बचेगी, है ना। तो उसको तो मुझे अभी कंसीडर करने की जरूरत ही नहीं, मतलब कि यहाँ पे इसके लिए कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ और फिर प्लॉट बना सकते हैं। 11.98 सेकंड तक, मतलब 2 सेकंड के लिए अभी कुछ यहाँ पे 0.02 सेकंड के लिए अभी और अलग से नेक्स्ट स्टेज को कंप्लीट करने की या फिर देखने की जरूरत नहीं है। ये सुनो, यहां तक आप ड्रॉ कर लोगे चलेगा। इसके बाद होगा क्या पता है? इसके बाद होगा क्या, चलो एक और पॉइंट तक हम इसको ले जाते हैं, एक्सटेंड कर देते हैं। कहां तक कि उसकी वेलोसिटी कितनी डिक्रीज होगी। तो ये टप्पी गिरी ना, उसके बाद होगा क्या, चलो एक और स्टेप इसके बाद का। टप्पी गिर गई, ये कोलिजन हुआ, कोलिजन होने के बाद क्या होगा, तो उसकी वेलोसिटी 110 जितनी रिड्यूस हो जाएगी। 110 जितनी रिड्यूस मतलब कि 110 जितनी रिड्यूस मतलब कि ये जो है मान लो V2 हो गई, और V2 कितनी होगी, तो भाई 9/10 टाइम्स V1 के बराबर। मैंने अब समझाया, जितनी थी उसमें से 1/10 रिड्यूस होगी, तो बचेगी कितनी, 9/10 टाइम्स। तो इसका करो 9/10 टाइम्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब कितनी वेलोसिटी लेके वो ऊपर जाएगा। यस और नो? तो 9 मल्टीप्लाई बाय 37.8, ठीक है, डिवाइड बाय 10। तो अब वो 34.02 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेके ऊपर जाएगा। कितनी, 34.02, ठीक है। तो अब वो 34.02 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी लेके अभी ऊपर जाएगा। जाहिर सी बात है कि अभी वो h1 जितनी हाइट तो ट्रैवल नहीं कर पाएगा। लेट्स से कि वो यहां तक पहुंच पाया, मान लो कि वो h2 हाइट होगी, मान लो कि उसको टाइम लगा यहां से यहां तक पहुंचने में, लेट्स से t2, ठीक है। लेकिन उसको कैलकुलेट वगैरह करने की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ 12 सेकंड तक प्लॉट करने को बोला है। लेकिन यहीं से अगर आपको ज्यादा सेकंड के लिए अगर कोई प्लॉट करने को बोले तो आप यहां से आगे इसका एनालिसिस कंटिन्यू करवा सकते हो। यस और नो? तो मैं यहां तक इसको स्टॉप कर सकता हूं। लेट्स से कि इसको रिड्यूस भी करवा देते हैं वेलोसिटी को यहां पे, कि भाई अभी इंस्टेंटली जैसे सेकंड कोलिजन हुआ, यहां पे देखो सेकंड कोलिजन हुआ यहां पे, तो सेकंड कोलिजन के बाद इंस्टेंटली एट दैट मोमेंट उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होके कितनी हो गई अभी, 34.02। तो वापिस अब यहां से क्या होगा, यहां से वापिस इसका प्लॉट नेक्स्ट इस तरह से रिड्यूस करता नजर आएगा, आपको यहां से रिड्यूस करता नजर आएगा, ठीक है। मतलब कि यही नेचर, आप देखो यही नेचर फॉलो हो रहा है। यहां से फिर ऐसे, फिर रिड्यूस, फिर वापिस यहां से इंक्रीज, फिर वहां से रिड्यूस इंस्टेंटली, फिर वहां से वापिस रिड्यूस, फिर वहां से वापिस, आप समझ सकते हो, इंक्रीज, फिर वापिस वहां से रिड्यूस, फिर वापिस यहां से। तो इस तरह से आपको इसका प्लॉट मिलता जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक?
क्लियर है? लेकिन हमें जहां तक बोला है वहां तक का हमने प्लॉट कर दिया, ठीक है, इतना काफी है। क्लियर है? चलिए तो यहां पे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्योंकि 2 क्वेश्चन तो एटलीस्ट कंप्लीट करेंगे आज के लेक्चर में, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। अगर नहीं आया तो फिर भी एक बार वीडियो को प्ले करना वापस और देखना, ध्यान से शांति से देखते जाओ, आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने जो यहाँ पे रेड कलर का प्लॉट जो भी मैंने यहाँ पे प्लॉट किया ना, उसको देखना है, उसको देखना है, पीछे वाले प्लॉट को नहीं देखना है, उसको देखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज के लिए, एक्सप्लेन क्लियरली विथ एग्जांपल्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट समटाइम्स कॉल्ड डिस्टेंस over an interval of a time and the total length of path covered by a particle over the same interval। मतलब कि यहां पे आपको दो चीजों के बीच में तफावत पता होना चाहिए। जैसे वैसे तो आपको पता ही है कि पाथ लेंथ में और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट में फर्क क्या होता है। वैसे तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट खुद एक डिस्टेंस माना जाता है, लेकिन फिर भी यहां पे उसका आंसर मैंने यहां पे सीधा प्रिंट कर ही दिया है, तो आप यहां पे देख सकते हो। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन फॉर मूविंग द ऑब्जेक्ट, whereas path length is the total distance traveled by object। ठीक है, आपको ये सारा पता है, दोनों के बीच का तफावत क्या है वो भी पता है। ये सुनो, तो इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे, ये सीधा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको लगाना है, आसानी से आप इसको लगा सकते हो। ये सुनो, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, है ना। अगर मान लो कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, तो ए और बी के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जिसको हम स्ट्रेट डिस्टेंस बोलते हैं, स्ट्रेट डिस्टेंस ही हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। यस और नो? तो वो होगा हमारे लिए डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एंड पाथ लेंथ क्या होती है? बाय टोटल डिस्टेंस, ए से बी जाने में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ, दैट डजंट मैटर कि कौन सी डायरेक्शन में उसको काटा गया, वो इंपॉर्टेंट नहीं हो। जैसे कि मैं यहां से यहां जाऊं, फिर यहां जाऊं, फिर ऐसे जाऊं, फिर ऐसे जाऊं और फिर यहां पे पहुंचूं, तो वो होगा डिस्टेंस। ये आपको पता है, ठीक है, वही डिस्टिंग्विश करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड ओवर द सेम इंटरवल। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ ए टाइम एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द सेम इंटरवल, so in both a and b that the second quantity is either greater than or equal to the first one when is the equality sign is true। मतलब कि यहां पे बोला है कि भाई मैग्नीट्यूड ऑफ दी, ध्यान से सुनना, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी ओवर एन इंटरवल ऑफ टाइम एंड द एवरेज स्पीड, इसमें आपको बताना यह है कि भाई एवरेज स्पीड की वैल्यू कई बार एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा हो सकती है। यस नो, एवरेज स्पीड कैन बी ग्रेटर देन, कई बार नहीं बहुत बार ऐसा होता है, रियलिटी में तो वही होता है कि एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन एवरेज वेलोसिटी। यस और नो? वो आपको किसी एग्जांपल देके यहां पे समझाना है। यस और नो? आपको कोई एग्जांपल देके समझाना है, और आपको ये भी बताना है कि कब दोनों के बीच में इक्वल साइन होगी, कब दोनों के बीच में इक्वल साइन होगी, मतलब कि ऐसी कौन सी सिचुएशन की जब दोनों सेम होंगे, एंड कब बाकी के केस में कब वो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से कम होती है, मतलब कि एवरेज स्पीड कितने कितने केसेस में एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी। अभी ये तो नहीं बोल सकता कि कितने कितने केसेस में, क्योंकि जिस केस में वो इक्वल नहीं है तो बाकी के सारे केस में एवरेज स्पीड हमेशा एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा ही होती है। यस और नो? इन दोनों के बीच में हमेशा रिलेशन यही होता है कि एवरेज स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। यस और नो? कभी भी एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड से ग्रेटर नहीं हो सकती है। यस और नो? ये बहुत ही आसान पॉइंट है, लेकिन ये सारा सेंटेंस में जो लिखा है उसको एक एग्जांपल से आपको समझाने को बोला है। यस और नो? तो यहां पे एक एग्जांपल हमने लिया, लेट्स से दिस, एक मोशन हमने यहां पे दिखाई है, ए से लेके सी, फिर सी से लेके बी। इसको देखो, ये वाली फिगर को देखो, और फिर उसी तरह से उसकी नीचे वाली फिगर को देखो। ठीक है, पहले ऊपर वाली फिगर को देखो, फिर नीचे वाली फिगर को देखो। ठीक है, बोला है सपोज ऑब्जेक्ट गोज टू बी फ्रॉम ए इन टी टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट, देन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए बी एंड द पाथ लेंथ इज ऑल्सो इक्वल्स टू ए बी। मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी जा रहा है, तो ऐसे केस में उसकी डिस्टेंस मान लो या डिस्प्लेसमेंट मान लो, दोनों सेम होंगे। आप समझ सकते हो, क्योंकि वो पर्टिकुलरली सीधी डायरेक्शन में होने वाली मोशन है। दो पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होती है। यस और नो? और तब उसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो यहां पे आप डिस्प्लेसमेंट पता लगाओ या फिर डिस्टेंस पता लगाओ, दोनों सेम आएंगे। कौन से केस में? जब ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा हो तब। यस और नो? जब ऑब्जेक्ट सिर्फ
ए से बी जा रहा हो तब उस केस में डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों सेम होंगे। और अगर डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस दोनों सेम है तो उस टाइम एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड दोनों सेम होंगे। ठीक है, तो ये पहली जो सिचुएशन दी गई ना कि व्हेन ऑब्जेक्ट गोज टू बी फ्रॉम ए इन टी टाइम, एट दैट टाइम डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू ए बी एंड पाथ लेंथ इज ऑल्सो ए बी। तो इन दिस केस मैं बोल सकता हूं कि ये वाले केस में एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होगा, एवरेज वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये केस में आप ये बोल सकते हो। अभी ऐसा ही दूसरा एक केस लिया जिसमें मान लो कि ऑब्जेक्ट ए से बी तो जा रहा है लेकिन वापस बी से कहां आ रहा है, सी। ठीक है, ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है फिर वापस मुड़ के बी से सी आ रहा है। ठीक है, तो देखो नाउ इफ ऑब्जेक्ट गोज फ्रॉम ए टू बी एंड देन सी, देन डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो भैया डिस्प्लेसमेंट तो दो प्लेस के बीच की दूरी होती है ना, दो पोजीशन के बीच की दूरी, मतलब कि एसी होगा ना भाई। ए से बी गया और बी से वापस सी आया तो इसने इसको काट दिया ना, अपोजिट। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, तो सी से बी जब गया था तब उसने जितना डिस्प्लेसमेंट किया उतना ही डिस्प्लेसमेंट उसने वापस बी से सी आने में किया, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये डिस्प्लेसमेंट तो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गए, लेकिन क्या पाथ लेंथ कैंसिल हो सकती है क्या, नहीं, पाथ लेंथ कैंसिल नहीं होगी। तो देखो जब कोई ऑब्जेक्ट, व्हेन दिस ऑब्जेक्ट, ध्यान से देखना, when this object goes from A to B and then C, at that time displacement होगा AC के बराबर। ठीक है, मतलब कि AB में से BC को निकाल दो उसके बराबर। लेकिन पाथ लेंथ क्या होगी, पाथ लेंथ तो हमेशा ऐड होती रहती है, मतलब कि पाथ लेंथ होगी अभी AB प्लस BC। यस और नो। तो ऐसे केस में आप समझ सकते हो कि भाई पाथ लेंथ ग्रेटर देन क्या हुआ, पाथ लेंथ ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट हुआ। यस और नो, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट पाथ लेंथ से कम आई। तो आसानी से समझ सकते हो कि तो एवरेज वेलोसिटी भी क्या होगी, एवरेज स्पीड से कम आएगी, क्योंकि पाथ लेंथ ज्यादा है ना तो एवरेज स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि एवरेज स्पीड निकालने के लिए हमें पाथ लेंथ चाहिए। यस और नो, तो ये वाले केस में पाथ लेंथ ज्यादा है तो ऐसे केस में एवरेज स्पीड ज्यादा होगी वेलोसिटी के कंपैरिजन में। यस और नो। तो यहां से ये दो एग्जांपल से हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि ऑलवेज एवरेज स्पीड ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी होती है। यस और नो, मैं यहां पे लिखता भी हूं, ऑलवेज एवरेज स्पीड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, मतलब कि कभी भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकती है। यस और नो, ये हमेशा ध्यान रखना, दोनों इक्वल हो सकते हैं। कौन से केस में, जैसे कि पहला एग्जांपल जो लिया कि अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा, सिर्फ ए से बी जा रहा, तब यहां पे पाथ लेंथ जितनी है उतना ही डिस्प्लेसमेंट है, तो उस केस में दोनों सेम होंगे। यस और नो। लेकिन जब मान लो कि ए से बी गया फिर वापस मुड़ के बी से सी आया तो ऐसे केस में पाथ लेंथ डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा है। यस और नो, तो यहां पे एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से ज्यादा होगी। तो हमेशा इन दोनों के बीच में जो रिलेशन बनेगा ना वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू का ही बनेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो, क्लियर है। तो ये आपको एग्जाम्पल देख के समझाना पड़ता है जब भी क्वेश्चन आता है तब। यस और नो, तो अगर ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपको इसी तरह से कोई, आप जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम्पल लो, आप कोई भी एक एग्जाम्पल लेके ये सारे सेंटेंस वगैरह लिखने पड़ते हैं आपको। क्लियर है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके आगे वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। ध्यान से एक बार वापस उस क्वेश्चन को रिवाइज करना, समझ में आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। यस नो, आसान सा क्वेश्चन है, दो ही फॉर्मूला यूज करने हैं और साथ में उसको प्लॉट करते जाना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे, बाय।